नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अडानी चौतरफा घिरे हुए हैं और इस समय सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल यह है कि आखिर एलआईसी ने अडानी समूह में इतना भारी निवेश क्यों किया है। ये सवाल संसद में भी पूछे जा रहे हैं, संसद के बाहर भी पूछे जा रहे हैं और सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल चूंकि देखिए 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने में आ चुकी थी और उसके बाद जब अडानी ने आईपीओ लाने की घोषणा की, उस आईपीओ में एक तरह से एंकर इन्वेस्टर बनने की कोशिश जो है कि एलआईसी ने उसके जो 32-33 एंकर इन्वेस्टर थे उसमें एलआईसी भी शामिल हुई। तो सवाल यह उठता है कि जब एक तो दो स्थितियां थी एलआईसी के पास। प्रथम स्थिति यह कि उन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया अडानी समूह में, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हम लोग कह सकते थे कि अडानी समूह को लेकर खतरे की वैसी स्थिति नहीं थी, मान लिया ये चीज़। लेकिन दूसरी स्थिति ये उठती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जब अडानी समूह के सारे शेयरों में उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी, तमाम अनियमितता के आरोप लग रहे थे, फिर भी 330 करोड़ निवेश की तैयारी एफपीओ में क्यों कर रही थी एलआईसी। क्या एलआईसी के ऊपर कोई दबाव है? इन सब मामलों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। देखिए, एलआईसी जिसे देश का भरोसे का प्रतीक कहा जाता है, केंद्र सरकार के लगातार अलग अलग नीतियों के कारण एलआईसी जो कि भरोसे का प्रतीक है, उसका भरोसा डगमगा रहा है। और डगमगाने के बहुत बड़े कारण है। वो कारण एक तो वर्तमान संकट की तरफ भी है और कुछ कारण तो 2019 में जाके छुपे हैं, वहां भी पहुंचेंगे हम लोग मित्रों। इस समय एलआईसी का अगर हम लोग देखें तो इनका इसमें इनके तकरीबन देश भर में 29 करोड़ जो है कि पॉलिसी धारक हैं। बीमा क्षेत्र में अगर इनकी मार्केटिंग अगर हम लोग कहें तो इनकी बाजार हिस्सेदारी एलआईसी की 69% है। तो यह एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि हमारे रिक्शा पुलर से छोटे छोटे रिक्शा चालक, छोटे छोटे दिहाड़ी मजदूर, उनके भी निवेश एलआईसी में शामिल हैं। हम लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों के निवेश, छोटे लोगों के निवेश, हर किसी के निवेश से एलआईसी बनी है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब तमाम दूसरी कंपनियां, दूसरी जो है कि जो बीमा से संबंधित कंपनियां हैं, उन लोगों ने अडानी समूह से दूरी बना के रखी, तो फिर एलआईसी ने उनके साथ साथ कंपनियों में निवेश क्यों किए। एलआईसी का जो निवेश और तमाम कर्ज निवेश सब कुछ जोड़ दें तो जो पब्लिक डोमेन में है, जो राज्यसभा में भी बताया गया, संसद में भी बताया गया, वो है 36,000 करोड़। तो मैंने पूरी लिस्टिंग रखी है यहाँ पे तैयार। अगर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के दिसंबर 2022 के रिपोर्ट को अगर मैं लूँ तो उसमें एलआईसी ने जो निवेश किए हैं, अडानी के 3 कंपनियों में बड़े निवेश हैं उनके, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेज। इसमें 3 बड़े निवेश हैं। लेकिन अगर कुछ दूसरे कमों लेते हैं, जैसे अडानी इंटरप्राइजेज में उनका 4.23% का निवेश है मित्रों। अडानी पोर्ट्स में उनका निवेश 9.14% है। अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28% निवेश है एलआईसी का। अडानी टोटल गैस में 5.96%, अडानी विल्वर में 0.04%। सवाल यह है कि अडानी समूह में अगर एलआईसी ने इतने भारी भरकम निवेश किए हैं तो दूसरी बीमा कंपनियों ने क्यों दूरी बनाई हुई थी? क्या सरकार का कोई दबाव था शुरुआत से ही कि आप एलआईसी जो है कि वहां पे निवेश करें? चूंकि एलआईसी के ऊपर इस प्रकार के कई दबाव की कहानी हम लोग पूर्व में भी देख चुके हैं। एलआईसी एक ऐसी जो है कि रत्न कंपनी है केंद्र सरकार की, जो भारी संख्या में लाभांश कमाती है और केंद्र सरकार को देती रही। लेकिन इस सरकार ने 2014 के बाद से लगातार एलआईसी के इस कैपेसिटी का दुरुपयोग किया है। अब आप लोग कह सकते हैं, बहुत सारे लोग, कि हो सकता है कि एलआईसी ने यह माना हो कि अडानी समूह काफी तेजी से उभरता हुआ समूह है और उसमें निवेश किया गया। तो सवाल तो ये उठता है कि अगर एलआईसी निवेश कर रही थी तो दूसरी बीमा कंपनियों को यहां पे वो संभावनाएं क्यों नहीं दिखी? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो चीजें वहां पे रखी हैं, जो चीजें वहां से वो उन्होंने आरोप लगाए हैं, ऐसा नहीं कि वो आरोप कोई बहुत नए किस्म के आरोप हैं। अडानी समूह के ऊपर इस प्रकार के आरोप टुकड़े टुकड़े में ही सही भारत के अलग अलग हिस्सों में भी लगते रहते थे। यहाँ पे भारत सरकार ने कभी गंभीरता से जांच नहीं कराई उसकी। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जांच एजेंसियां इसको लेकर कोई बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल है मेरा मित्रों, वो सबसे बड़ा गंभीर सवाल ये है कि 20,000 का आईपीओ एलआईसी ने वापस अडानी ने वापस जरूर ले लिया, लेकिन 24 जनवरी के बाद
जब ये संकट पूरे दुनिया के समक्ष था, जिस समय अडानी समूह की कैपेसिटी पे अडानी समूह सबसे अपने जीवन में सबसे जबरदस्त जो है कि वो समूह संकटग्रस्त स्थिति में था, उनका भरोसा संकट में था। अडानी जी का भरोसा जब संकट में था तो भरोसे का प्रतीक एलआईसी उनके लिए क्यों झंडा डंडा लेके खड़ा हो गया। जो स्थितियां हम लोग देखें कि एलआईसी के अडानी के एफपीओ में 33 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सामने में आए थे। 33 इंस्टीट्यूशनल, उनको हम लोग एंकर इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी कहते हैं। उसमें एक एलआईसी भी थी 330 करोड़ रुपया लेके। तो अब कोई ये सवाल का जवाब देगा आज के समय में, सरकार में शामिल लोग या फिर एलआईसी के लोग, कि वो 330 करोड़ रुपया वो किस तरह से सामने में खड़े थे, जबकि खुद अडानी समूह को घोषणा करना पड़ा कि ये समय सही नहीं है आईपीओ के लिए। तो ये सवाल तो मित्रों उठेंगे। अडानी समूह ने खुद बोला कि अभी इस समय आप लोगों के लिए सही नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है कि इस आईपीओ को सामने में कंटिन्यू रखा जाए। मान लीजिए अडानी उस आईपीओ को कंटिन्यू रखते तो 330 करोड़ का ये निवेश तो होता। दो सवाल उठ रहे हैं इस समय कि 36,000 करोड़ का निवेश पहले ही क्यों किया गया, क्योंकि जिस समय तक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट नहीं आया था तब उस समय इन 36,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो 77,000 करोड़ के आसपास का था उसके पहले। लेकिन उसके बाद लगातार शेयर बाजार में उथल पुथल की स्थितियां हुई और उस उथल पुथल के स्थिति में एलआईसी ने इनके एफपीओ में 330 करोड़ की निवेश की फिर से जो है कि कोशिश की थी। ये सोचने लायक स्थिति है। देखिए, एलआईसी एक सामान्य वित्तीय संस्थान नहीं है, वो देश के करोड़ों लोगों का, सबों का जो है वो भरोसे का मामला का स्थिति है। मित्रों, मैं बताऊं कि जब 2008 के आर्थिक मंदी की स्थिति आई थी, उस आर्थिक मंदी से निबरने में उस समय तमाम कंपनियां जब अपने यहाँ पे स्टाफ की संख्या को घटा रहे थे, तब एलआईसी उस समय काफी मजबूती से सामने में आई थी और उसने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन किया था, वहां पे और एजेंटों की भर्ती की थी। वो भी एक स्थिति रही। मैं इस घटनाक्रम से पहले, चूंकि सरकार की जो नीति है, वर्तमान सरकार की नीति, वो एलआईसी का दुरुपयोग करने की स्थिति में लगातार देखता हूं और ऐसे स्थिति में स्पष्ट रूप से ये सवाल उठने बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या एलआईसी जो ये निवेश कर रही थी वो स्वाभाविक तौर पे निवेश कर रही थी, वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक निवेश कर रही थी जिससे उनके पॉलिसी धारकों को लाभ पहुंचे, या फिर केंद्र सरकार का कोई न कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव था। इसके पीछे दो कारण है मित्रों। मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं 2019 में। अगर आप 2019 के घटनाक्रम को ध्यान में रखेंगे, उस समय देश का सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ बैंक था आईडीबीआई बैंक। लगभग उनके एनपीए की स्थिति 30% से ऊपर 33%, यानी उनका एनपीए 33% था लगभग। वो केंद्र सरकार के लिए एक संकट की स्थिति बना हुआ था आईडीबीआई बैंक। केंद्र सरकार ने क्या किया, उस आईडीबीआई बैंक को सीधे सीधे हवाले कर दिया एलआईसी को, और एलआईसी ने उसमें आईडीबीआई में 51% हिस्सेदारी खरीद ली। तो एक तरह से आप एलआईसी को वो आईडीबीआई बैंक देने की क्या जरूरत थी उस जमाने में। वो अभी भी एलआईसी के ऊपर एक बोझ बनी हुई है। अभी भी सरकार अब चाह रही है कि किसी तरह से आईडीबीआई बैंक का कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो उस समय भी एक तरह से दुरुपयोग था एलआईसी के मामले का। मैंने तब भी कहा था कि सबसे पहले केंद्र सरकार को प्रयास ये करना चाहिए था कि आप आईडीबीआई बैंक को आप मजबूत बनाएं, उसके जो एनपीए घोषित हुए हैं उनके एनपीए को वसूली करने का प्रयास करें, कुछ थोड़ा उसको सामर्थ्यवान बनाएं, फिर उसको कहीं से जो है कि किसी दूसरे को दिया जाए। ये तमाम कोशिशें नहीं हुई। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बड़े बड़े बैंक किस तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या उसमें छोटे छोटे लोगों ने जो है कि बैंक से कर्ज लिया हुआ था आईडीबीआई बैंक से, जिसको सामान्य कर्ज धारकों ने जो है कि नहीं लौटाया कर्ज, ऐसी स्थितियां नहीं थी। वो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कर्ज लिए, कर्ज लेके वो देश से बाहर चले गए और उस कर्ज की अदायगी की स्थिति एलआईसी पे आ गई, विशेषकर आईडीबीआई बैंक के मामले में। तो पुराने इतिहास में 2019 का आईडीबीआई का मामला और नए इतिहास में मैं अडानी में निवेश को दो संदर्भों में देखता हूं। एक तो 36,000 करोड़ के जो कर्ज और निवेश दोनों किए गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, और द्वितीय स्थिति कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जब सारी चीजें बिल्कुल पर्दे के सामने में थी, तब भी एलआईसी वहां पे 330 करोड़ का निवेश करने के लिए आईपीओ के रूप में एंकर इन्वेस्टर बनकर जाती है। इसका सवाल का देखिए, अगर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाते हैं इससे संदर्भ में, तो वो एलआईसी के चेयरमैन की तरफ से जो है कि जवाब दिलवा दिया जाता है कि नहीं सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन मुख्य चीज ये है, नियत क्या है।
आप इस तरह से एलआईसी में जहां पे कि छोटे जन सामान्य के निवेश लगे हुए हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से, क्या किसी एक कंपनी विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा? मित्रों, 36,000 करोड़ ये राशि कोई छोटी राशि नहीं है। अगर आप ऐसे समय में दूसरी बड़ी कंपनियों के कोई विकल्प नहीं थे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विकल्प थे, तो जब तमाम म्यूचुअल फंड, तमाम दूसरे बीमा कंपनियां सबों ने अडानी समूह से दूरी बनाई थी, तो ये यक्ष सवाल हमेशा सामने में खड़ा है। इसके उत्तर में आप ये नहीं कह सकते कि एलआईसी का तो पूंजीकरण जो है कि वो इतने लाख करोड़ का है, मार्केट में इतने लाख करोड़ है, उसमें से 36,000 करोड़ ही तो यहाँ पे लगाएं। देखिए, पूरा का पूरा जो ये सेगमेंट होता है, मैं बोल रहा हूं कि आईडीबीआई बैंक से लेके अडानी ग्रुप में निवेश तक का जो पूरा मामला है, ये सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार को, विशेषकर वित्त मंत्री जी को, इसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करना होगा। वो केवल ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ना एलआईसी का मामला है तो एलआईसी के कोई अधिकारी इसका जवाब दे दें। एलआईसी अगर स्वतंत्र तौर पे, हम लोग सभी लोग ये मानेंगे कि अगर स्वतंत्र तौर पे दबाव रहित होकर ये डिसीजन लेना होता है एलआईसी को, तो एलआईसी भी दूसरी जो प्राइवेट बीमा कंपनियों ने जिस तरह से अडानी समूह से दूरी बनाई हुई है, पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भी, वो अभी भी दूरी बनाते, मार्केट में वो ऐसे जगह निवेश करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं एलआईसी लॉन्ग टर्म निवेश का काम करती है और वहां से कुछ बाजार में ऐसे जगह में निवेश करती, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी क्या है, एलआईसी का अगर पुराना रिकॉर्ड देखें हम लोग, तो वो ऐसे जगह में निवेश करती थी जहां पे रिस्क की संभावना काफी कम हो, रिस्क फैक्टर जीरो, निवेशक के पैसे सुरक्षित। तभी तो आप भरोसे के प्रतीक बनेंगे, लेकिन आप जनता के लिए भरोसे के प्रतीक नहीं बन रहे हैं, आप संकट के समय में अडानी जी के लिए भरोसे का प्रतीक बन रही है एलआईसी। तो ये सवाल जरूर बहुत गंभीर सवाल है जो इसमें पूछे जा रहे हैं। मित्रों, क्या इसका उत्तर अब तक केंद्र सरकार से समुचित तौर पे आया है? जो तमाम बयान अगर हम लोग संसद के भीतर, संसद के बाहर देखें, तो ये कोई संतुष्टिदायक उत्तर नहीं आया है। और इसी प्रकार एलआईसी में निवेशकों के भारी भरकम राशि का अलग अलग जगहों पे किसी व्यक्ति विशेष को संतुष्ट करने के लिए, किसी संस्थान विशेष को संतुष्ट करने के लिए अगर निवेश किया जाएगा, तो ये सामान्य निवेशकों के साथ सच में एक धोखाधड़ी की स्थिति है। इसके लिए सामान्य लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। धन्यवाद मित्रों।